तक पर आप देख रहे हैं बिहार किसका, और ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब हर जहन में यही सवाल है कि बिहार में अगली सरकार कौन सी बनने जा रही है, यानी किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो जीत की इस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे नदी नाले पहाड़ हैं जिन्हें पार करके जाना पड़ेगा, और उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम हमारे एक्सपर्ट हैं संजय कुमार, जो कि सीएसडीएस में प्रोफेसर हैं, सोफोलॉजिस्ट हैं और चुनाव की राजनीति के एक्सपर्ट हैं। अलग-अलग विषयों पर हम उनसे बात कर रहे हैं। आज अलग-अलग विषयों पर हम संजय जी से बात कर रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट नीरज गुप्ता और आज हम संजय जी से इस बारे में बात करेंगे कि बिहार की पॉलिटिक्स में जो दलित वोट है, दलित वोटर है, वो कितनी अहमियत रखता है। सर, बिहार में काफी सीटें, मेरे ख्याल से 10% से ज्यादा सीटें जो है वो रिजर्व सीटें हैं दलितों के लिए, और ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि वहां पर दलित वोट की कितनी अहमियत है मौजूदा चुनाव में? नीरज, आंकड़ों के नजरिए से देखें तो बिहार में 38 विधानसभा क्षेत्र हैं जो दलितों के लिए रिजर्व है। अमूमन जितनी उनकी आबादी होती है उतने प्रतिशत सीट रिजर्व किए जाते हैं। बिहार में 2243 विधानसभा की सीटें हैं, 15% दलित मतदाता हैं, उसके हिसाब से 38 सीटें रिजर्व हैं। दलित वोट का महत्व इसी के लिए बढ़ जाता है कि 38 सीटें रिजर्व तो हैं, लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं और तकरीबन हमने अनुमान लगाया तकरीबन 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां दलित पॉपुलेशन या कहें दलित मतदाताओं का की जो संख्या है 20% से भी ज्यादा है। तो ऐसी तकरीबन 27-28 कंस्टिट्यूंसी है, 30 कंस्टिट्यूंसी है जहां पे कि दलितों की आबादी बहुत ज्यादा है। ये वजह है कि दलित वोट बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका रखती है और तमाम तरह की पार्टियां चाहती हैं कि दलित वोट को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। लेकिन सर, बिहार में जो दलित पॉलिटिक्स है उसके बारे में ये कहा जाता है कि बिहार में दलित पॉलिटिक्स जो है वो एक गुड डील, वो एक अच्छे सौदे की सौदेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कि वहां पर कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है दलित राजनीति की। ऐसा क्यों है और क्या इसके पीछे का कारण है? देखिए, बिहार में जो दलित जातियां हैं उसमें तमाम तरह की बहुत सारी जातियां हैं, और अगर उनमें से एक जाति ऐसी है जिस जाति से पासवान आते हैं, रामविलास पासवान जी। आते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी तादाद तकरीबन 7 से 8% मतदाता उस जाति से आते हैं। इसके अलावा कम से कम 30-32 दलित जातियां हैं जिनका प्रतिशत छोटे छोटे हिस्सों में, और वो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं। अगर आप यूपी की राजनीति से तुलना करें बिहार की राजनीति, दलित राजनीति की मैं बात कर रहा हूं, तो दोनों राजनीति में अंतर है। मायावती का वर्चस्व इतना यूपी की राजनीति में इतना दबदबा रहा कि अकेले दम पे चुनाव लड़ा और सरकार भी बनाई। जी। बिहार की राजनीति में यह हैसियत नहीं है क्योंकि दलित बटे हुए हैं। जितने एकजुट यूपी की राजनीति में दिखाई पड़ते, उतनी उतनी एकजुटता दलितों में, बिहार के दलितों में दिखाई नहीं पड़ती है। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में दलित का प्रभाव और बिहार की राजनीति में दलित का प्रभाव अलग अलग दिखाई पड़ता है। यानी कि आपका ये कहने का मतलब है कि दलित समुदाय के एक छत्र कांसीराम ने जो आंदोलन चलाया था, दलित आंदोलन, या फिर मायावती जिसमें से निकली, तो ये लोग दलित समुदाय के, पूरे दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन बिहार में जो है वो दलित जातियां बटी हुई हैं और अलग अलग नेता अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फिर सर, ये रामविलास पासवान की इतनी पूछ क्यों है? चिराग पासवान के इन तीखे तेवरों के बावजूद भी पासवान की इतनी पूछ क्यों है वहां पर? इनके पूछ होने की बहुत साफ वजह है। वजह जी। साफ यह है कि दलित जातियों में जो पासवान जाति हैं, सबसे बड़ी तादाद उनकी है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। 7 से 8% मतदाता इस जाति से आते हैं, और अगर उनके वोटिंग पैटर्न्स को देखें कि वो किस तरह से वोट करते रहे हैं, ये एकजुट पासवान के पीछे, एलजेपी पार्टी के पीछे, और खासकर रामविलास पासवान और आजकल चिराग पासवान के पीछे बिल्कुल एकजुट दिखाई पड़ते हैं। अगर मैं 2005 का में हुए 2 चुनावों का जिक्र करूं, एक 2005 की फरवरी के महीने में चुनाव हुआ और 2005 में अक्टूबर महीने में भी चुनाव हुआ। और ये चुनाव होने की वजह ये थी कि 2005 जो फरवरी में चुनाव हुए उसके बाद सरकार बनाने में कोई भी पार्टी अक्षम रही थी और दोबारा चुनाव कराने पड़े थे। ये 2 चुनाव ऐसे हैं जिसमें एलजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, और अगर
लोगों ने किस तरह से वोट किया, लोगों का वोटिंग पैटर्न क्या था, ये देखते ही हमें ये साफ दिखाई पड़ता है कि पासवान मतदाताओं में से 50% से भी ऊपर वोटरों ने एलजेपी के लिए वोट किया था। वो एलजेपी के साथ खड़े थे, उस समय रामविलास पासवान के साथ खड़े दिखाई पड़ते थे। 2010 का विधानसभा चुनाव होता है और 2010 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने आरजेडी के साथ गठबंधन बनाने का मन बनाया और जी। देखिए उस चुनाव में 57% पासवान वोट जो है वो आरजेडी गठबंधन को मिलता है। स्पष्ट दिखाई पड़ता है एलजेपी के साथ गठबंधन होने के साथ ही पासवान वोट जो है एक एक मुश्त शिफ्ट करता है एलजेपी के आरजेडी की तरफ। जी। 2015 के विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो अलायंसेस बदलता है बिहार में हम्म। और एलजेपी ने आरजेडी का दामन छोड़ एनडीए का दामन थामा। और देखिए किस तरह से इन चुनाव में, और ये हमारे सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, सीएसडीएस हम्म। के सर्वेक्षण है, उसके आंकड़ों के आधार पे बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि पासवान वोट जो है आरजेडी की तरफ से खिसक के सीधा एनडीए के पाले में आ जाता है और हम्म। तकरीबन 52% वोट पासवान जाति का एनडीए को मिलता है। ये प्रमाण ये दिखाते हैं कि पासवान, चाहे वो आज चिराग पासवान हो, पहले रामविलास पासवान हो, इनकी जो कैपेसिटी है पासवान वोट को अपने ओर खींच के रखना, अपनी ओर आकर्षित रखने, इनकी कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है और ये आंकड़े स्पष्ट दिखाते हैं। जिनके साथ भी वो गठबंधन करते हैं उस गठबंधन को इस वोट का फायदा मिलता है। यही वजह है कि इतनी गहमा गहमी के बाद, इतने तीखे स्वर के बाद भी नीतीश कुमार या एनडीए चाहती है कि रामविलास पासवान की पार्टी उनके खेमे में ही रहे। बिल्कुल। तो चिराग पासवान के नखरे क्यों उठाए जा रहे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और सर वैसे ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमने यूपी से चूंकि तुलना की बिहार के दलित राजनीति की, तो यूपी में जब हम देखते हैं कि वहां पर मायावती और अखिलेश यादव जब वो गठबंधन करते हैं, तो वहां पर अखिलेश यादव की पार्टी की यही शिकायत थी कि हमारे वोट तो मायावती की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मायावती का दलित वोट जो है वो यादवों की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन बिहार में ठीक इससे उलट होता है। बिहार में जब पासवान और आरजेडी आपस में गठबंधन करती है तो बड़े आराम से पासवान वोट आरजेडी की तरफ यानी कि यादव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जो प्रमाण मैंने पहले दिए नीरज, सिर्फ ये जी। देखिए कि सिर्फ रामविलास पासवान के आरजेडी के साथ गठबंधन करने से सिर्फ यही नहीं होता कि हम्म। पासवान वोट आरजेडी की तरफ शिफ्ट होता है। आप हम्म। देखिए अगले चुनाव में 2015 के चुनाव में जैसे ही रामविलास पासवान ने एनडीए के साथ गठबंधन किया, बीजेपी के साथ हम्म। गठबंधन किया, वो पूरा का पूरा वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जी। जिसका जिक्र आप कह रहे थे पहले, कोई आइडियोलॉजिकल लाइंस पे दलित राजनीति बिहार में नहीं हो रही है। जी। ये बिल्कुल इंडिविजुअल्स के इर्द गिर्द राजनीति हो रही है। एक इंडिविजुअल के पीछे दिखाई पड़ते हैं और वो हम्म। इंडिविजुअल कौन है? पहले रामविलास पासवान थे और अब हम्म। मुझे लगता है कि उनके उत्तराधिकारी जो चिराग पासवान है उनके साथ होंगे। तो आइडियोलॉजी की राजनीति नहीं हो रही है, व्यक्तित्व की राजनीति हो रही है। और ये व्यक्तित्व अभी इतना स्ट्रांग है कि हम्म। पासवान वोट इनके साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो इनकी जो एबिलिटी है अपने वोटर्स को अपने साथ ले चलने की, जो कहते हैं कि एक पॉकेट से रुमाल निकाला, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डाल लिया, जी। बिल्कुल उनकी जेब के वोटर दिखाई पड़ते हैं, जहां भी चाहे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और यही जो उनकी एबिलिटी है जो आज तक बरकरार दिखाई पड़ती है, यही वजह है कि चिराग पासवान के नखड़े आज भी उठा रही है एनडीए और चाहती है कि अपने उनके पाले में ही रहे एलजेपी। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी जो पासवान से बेहद कम छोटे समुदाय को, मुसहर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता है तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश चाहेंगे और जिस समुदाय का वोटर इतना बड़ा नहीं है, इतना वोट नहीं है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़के कुछ बड़ा बदलाव लाए। जी। लेकिन अ, इस बात का ध्यान हर पार्टी रखती है बिहार में कि दलित वोटरों को कैसे अपने पाले में रखा जाए और उन्हें, और चूंकि दलित वोटर इतने एकजुट नहीं है कि वो अपनी एक बड़ी पार्टी खड़ी कर सकते हैं, पूरे बिहार की राजनीति को प्रभावित अकेले कर सकते हैं, तो उन्हें किसी के साथ गठबंधन करना होता है। और ये बड़ी पार्टियां उनको अपीज करने की राजनीति हमेशा करते रही है बिहार में। दलित राजनीति की हम जब बात कर रहे थे बिहार में, तो एक दूसरी वजह है नीरज कि हम्म। क्यों दलित वोट के पीछे पार्टियां जो है उनको अपने ओर रिझाने की कोशिश करती है। हम्म। हमने जीत हार का अंतर देखने की कोशिश की। हम्म।
2010 के चुनाव जी। और 2015 के विधानसभा चुनाव को अगर देखें, हम्म। एक अमूमन एक एवरेज जो कहते हैं विक्ट्री मार्जिन, 2010 के चुनाव में तकरीबन 15,000 एक कंस्टिट्यूंसी का विक्ट्री मार्जिन था। हम्म। और ऐसी कंस्टिट्यूंसी जहां दलित मतदाता ज्यादा संख्या में है, जहां दलितों का कंसंट्रेशन है, वहां पे ये 12,000 का अंतर है। 2015 के अगर चुनाव को देखें तो एक एवरेज जीत हार का अंतर 18,000 का था। और जहां दलित मतदाता बड़ी संख्या में है, वहां पे ये घट करके तकरीबन 14-15,000 का हो जाता है। तो जी जी। दलित ऐसे कंस्टिट्यूंसी जहां पे दलितों की आबादी ज्यादा है, जहां दलित मतदाता ज्यादा संख्या में है, वहां जीत हार का अंतर कम रहता है। इस जीत हार के अंतर में कमी के कारण और इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन कंस्टिट्यूंसी में दलित मतदाता ज्यादा संख्या में है, तो पार्टियां हम्म। चाहती हैं कि ये दलित वोटर अगर हमारी तरफ आ जाएं, तो ये जो स्विंग कंस्टिट्यूंसी है, जो कंस्टिट्यूंसी थोड़े से वोट के अंतर से जहां जीत हार का फैसला हो रहा है, ये अपनी हम्म। तरफ कर सकते हैं। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से पार्टियां ये चाहती हैं कि इन दलित पार्टियों को अपने तरफ रखा जा सके, जिससे ये दलित वोटर जो आमूमन सारी कंस्टिट्यूंसी में बटे हुए हैं, मैंने कुछ कंस्टिट्यूंसी का जिक्र किया जहां पे ये कंसंट्रेटेड है, हम्म। लेकिन आमूमन जो 243 कंस्टिट्यूंसी है बिहार की, कम बेस कहीं सभी जगह आपको दलित मतदाता दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम इलेक्शन एक्सपर्ट, इलेक्शन पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट संजय कुमार से बात कर रहे हैं, और हमारी इस बातचीत का जो विषय है वो है बिहार में दलित वोट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। तो हमने ये बात की सर, बड़ी हैरानी की बात लगती है कि बिहार वो राज्य है जिसने 60 के दशक में इस देश को पहला दलित सीएम दिया था, भोला पासवान की शक्ल में। लेकिन यहाँ दलित राजनीति जो है वो कभी आंदोलन की शक्ल नहीं ले पाई। आज की तारीख में जैसा आपने बताया कि 38 सीटें हैं जो कि रिजर्व हैं, और तकरीबन 58 सीटें हैं जहां पर यह माना जाता है कि दलित वोटर जो है वो नतीजों को इधर से उधर कर सकता है। और यही वजह है कि रामविलास पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो या श्याम रजक हो, इस तरह के जो नेता है जो दलित पॉलिटिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनकी अहमियत बनी रहती है। हाल में नीतीश कुमार ने एक कार्ड खेला था सर। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी वो दलित वोटर को रिझाने में लगे हुए हैं। हाल में उन्होंने एक कार्ड खेला था कि अगर दलित परिवार में कोई हत्या हो जाती है तो उन्हें नौकरी दी जाएगी। इसे एक चुनावी पॉलिटिक्स के हिसाब से एक बड़ा कार्ड माना गया था। और एक और सवाल मैं इसी के साथ पूछना चाहता हूं कि 2005 में आते ही नीतीश कुमार ने ज्यादातर दलित जातियों को महादलित घोषित कर दिया था, और 2018 तक आते आते तो पासवान भी महादलित में हो गए थे। तो अब जब आपने दलितों से अलग करने के लिए एक महादलित समुदाय बनाया, अब सारे ही महादलित हो गए, तो फिर उन्हें आप कैसा बेनिफिट दे रहे हैं, कैसे लुभा रहे हैं, क्या इसकी राजनीति है? देखिए, दलित और महादलित में बंटवारे के पीछे वजह बहुत साफ थी। आपने जिस बात का जिक्र किया, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने एक नई पॉलिसी लाई महादलित, और आपको याद है जिसका जिक्र आपने अभी किया नीरज, कि जी। महादलित में पासवान को छोड़ के जितने दलित जातियां थी सबको महादलित की श्रेणी के कैटेगरी में घोषित कर दिया गया था। इसकी वजह बहुत साफ थी, क्योंकि अगर चुनाव दर चुनाव देखें तो पासवान जाति के जो वोटर हैं वो रामविलास पासवान के साथ खड़े दिखाई पड़ते थे। और नीतीश कुमार को शायद ऐसा लगता रहा कि आपने कुछ भी किया, किसी भी तरह की पॉलिसी लेके आएंगे, उनको अपने पाले में करने में आसानी नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगी। तो पॉलिसीज के थ्रू कि महादलित जाति में जो लोग आते हैं उनको तमाम तरह की सुविधाएं देगी राज्य सरकार, उसके तहत उन सुविधाओं के थ्रू, उन पॉलिसीज के थ्रू सरकार की ये कोशिश रही कि उन मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने की कोशिश की जाए। अब देखें, बीजेपी की भी राजनीति जो ओबीसी पॉलिटिक्स जिसका हम जिक्र करते थे कि ओबीसी पॉलिटिक्स देश के अलग अलग राज्यों में होता है, आज हम ओबीसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम कहते हैं लोअर ओबीसी पॉलिटिक्स, अत्यंत पिछड़ी जाति। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने भी कोशिश की कि अलग अलग राज्यों में जो पिछड़ी जातियों में भी जो अगड़ी जाति है, अगर बिहार में हम यादव और कुर्मी और कोयरी की बात कर लें, यूपी में भी अगर यादवों की बात कर लें, तो बीजेपी ने ये कोशिश की कि उनको लुभाया जाए, उनके लिए कुछ पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाए जाएं। और आपको याद है कि उन्होंने भी एक ओबीसी कमीशन बनाया जिसमें यह कोशिश की गई कि अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी में विभाजन किया जाए।
बिल्कुल। इसी तरह की पॉलिसी नीतीश कुमार ने 2005 में करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जिसका आपने जिक्र किया कि पासवान को भी महादलित के रूप में ले आया गया, जी। इसी के लिए आजकल महादलित शब्द की चर्चा बिहार की राजनीति में ज्यादा नहीं हो रही है। एक समय में हम्म। महादलित महादलित इको करता था, उसकी 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 बिल्कुल। आवाज बहुत सुनाई पड़ती थी बिहार में। हम्म। तो सर, मौजूदा अगर इस बार की जो कॉम्बिनेशन है, जैसे आपने 2015 का हमें उदाहरण दिया कि वहां पर दलित सीटों पर वोटों का अंतर काफी कम था, लेकिन जाहिर तौर पर 2015 और 2020 के जो गठबंधन है वो काफी अलग है। तो इस बार आप इस परिदृश्य को कैसे देखते हैं? इस बार बिहार का दलित वोटर जो है वो क्या क्या बिहेव कर सकता है? देखिए, बहुत साफ है। दलित पार्टियां जिस बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, दलित वोट उधर ही शिफ्ट होगा। आज की स्थिति में यह दिखाई पड़ता है कि एनडीए के साथ जीतन राम मांझी भी हैं और हम्म। एलजेपी भी उनके साथ खड़े हैं। अगर ऐसी स्थिति रहती है तो मुझे लगता है कि 60 से 70% दलित वोट एनडीए के खेमे में जाएगा। और अगर इनमें बंटवारा होता है, अगर एलजेपी चुनाव अकेले लड़ती है, तो एलजेपी जो पासवान वोट का बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाएगी, लेकिन जो गैर पासवान वोट होंगे वो फिर भी एनडीए के साथ आएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी इनके साथ खड़े हैं। तो जी। जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रहा था, जीतन राम मांझी हो या श्याम रजक हो या रामविलास पासवान हो, इनकी अपनी एबिलिटी, अपने समुदाय के वोटरों को अपने साथ रखने की अभी भी उसमें भेद पाना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं हो पाया है। तो हम्म। जिन पार्टियों के साथ, या तो एनडीए के साथ ये गठबंधन करें या आरजेडी गठबंधन के साथ जाएं, जिस तरफ भी ये जाएंगे दलित वोट उसी पाले में जाएगा। आज की स्थिति में मुझे लग रहा है कि दलित वोटों का बड़ा हिस्सा एनडीए की तरफ जाएगा। 2019 के चुनाव में भी ये देखने को मिला, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला, बिहार में 2015 के चुनाव में भी लगभग ऐसी कुछ स्थिति बनी थी। उससे अलग स्थिति आज तो दिखाई नहीं पड़ती। आने वाले समय में जिस तरह से गठबंधन में अगर कोई फेरबदल होता है तो ये समीकरण हम्म। बदल भी सकते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से संजय कुमार जी ने हमें समझाया कि दलित वोट क्या अहमियत रखता है बिहार की पॉलिटिक्स में और इन चुनावों में वो क्या बिहेव कर सकता है। हालांकि ये हैरानी की बात है कि हम देख रहे हैं कि रामविलास पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी ने लेकर बहुत सिर फुटअव्वल हो रही है, लेकिन इसके बावजूद वो अहमियत वहां के सोशल स्ट्रक्चर में दलित नहीं रखता है। वहां पर हम यूपी की तरह ये नहीं कह सकते हैं कि मायावती की गिनती एक जो दलित समुदाय है वहां का, वहां से शुरू होती है, यानी कि वो एक अहमियत रखते हैं, पूरे समुदाय की एक नेता है। यहाँ दलित वो बिखरा हुआ है, इसीलिए वो सिर्फ सौदेबाजी का एक वोटर बन के रह जाता है। वो अपनी कोई अहमियत सोशली अपनी अहमियत अभी तक नहीं बना पाया है बिहार के समाज में। संजय जी, आपने हमसे ये बातचीत की, हमें ये समझाया कि किस तरीके से दलित वोटर बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसा हमने आपको बताया था कि पॉलिटिक्स में हार और जीत, ये दो शब्द जो हैं, ये इतने आसान शब्द नहीं है। इन दो शब्दों के बीच में बहुत बड़ी खाई होती है, बहुत बड़ी खाई नहीं होती है, बहुत बड़े, जैसा हमने कहा कि नदी नाले पहाड़ होते हैं। और ये वही वो दलित पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स, स्वर्ण पॉलिटिक्स, यही युवा वोटर, महिला वोटर, ये तमाम वो हर्डल्स हैं जिन्हें पार करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अपना जोड़ तोड़ करती हैं, जी जान लगाती हैं, ताकि उन्हें जीत की मंजिल तक वो पहुंचा सकें। संजय जी, हम आपसे फिर बातचीत करेंगे और इसी तरह किसी और मुद्दे पर बिहार की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों को हम बता दें कि बिहार किसका, बिहार तक पर इस कार्यक्रम में आपको बिहार के चुनावों से जुड़ी हुई हर जानकारी मिलेगी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और इस तरह के स्पेशल इंटरव्यूज जो आपके ज्ञान के चक्षु खोल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय।